Hello everyone, welcome back. We are covering this जून मंथली मैगजीन्स प्लेसेस इन न्यूज़ और इसके साथ हमारी 6 मंथ्स की कंप्लीट हो जाएगी ज्योग्राफी मैपिंग की सीरीज़ और आगे भी हम ऐसे ही लाते रहेंगे। तो बहुत जल्दी हम कवर करने वाले हैं आई थिंक मिड ऑफ अप्रैल तक साइंस और ज्योग्राफी की मैपिंग प्लेसेस इन न्यूज़ वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो आप इन दोनों चीज़ों से फ्री हो जाओगे। और यार आपने मेरे हिसाब से मैंने आपको शिवन सर की लेक्चर्स लास्ट ईयर वाले सजेस्ट किए थे, आपने देख लिए होंगे। और फिर इसके बाद एक और चीज़ मैं लेके आने वाला हूँ जिस सब्जेक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है और कंट्रोल है, विच इज़ हिस्ट्री। उससे रिलेटेड भी हम चीज़ें कवर करेंगे। सो जस्ट कीप एन आई ऑन दैट। अभी ये चीज़ पूरी करते हैं। तो इस महीने जून वाली मैगज़ीन में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चीज़ें नहीं हैं क्योंकि लास्ट जो मैगज़ीन में मैंने कवर की हैं वो मोस्टली चीज़ें रिपीटेड हैं। बट हाँ, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट है इंडिया में जो डेवलपमेंट्स हुए थे। सो जल्दी से उन्हें कवर करते हैं। और एक बात बताइए, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं प्रिपरेशन में? आप इन्जॉय कर रहे हो या नहीं? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। मैं आऊँगा कोई पीडीएफ लेके, कोई और आएगा कोई पीडीएफ लेके, तो वो सब चलता रहेगा। बट आप अगर इन्जॉय कर रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। पहला है ईरान न्यूज़ में, क्योंकि ईरान ने अपनी फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल अनवेल की है और ईरान ने अपनी एम्बेसी स्टार्ट कर दी है रियाद में, यानी सऊदी अरेबिया में। उसकी वजह से इम्पॉर्टेंट है, हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से। इम्पॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स देख लेते हैं ईरान के। बॉर्डर किस किस कंट्री से लगता है? अजरबैजान से बॉर्डर लगता है ईरान का, टर्की से लगता है, इराक से लगता है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से लगता है। पाकिस्तान से लगने का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, वो फिर कभी बताऊंगा, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो फिज़िकल फीचर्स में माउंट एलब्रूज, ये थोड़े यूरोपियन सा नाम लगता है बट ये ईरान में है, ये याद रखिएगा। एलब्रूज माउंटेन्स और जैगरोज माउंटेन, 2-3 डेजर्ट हैं। एक है दस्त कबीर और दूसरा है दस्त ए लत। यानी कि आप याद करने के लिए आप दस्त से डेजर्ट याद रख सकते हो, डी फॉर डी। और एक फेमस लेक है, लेक उर्मिया, काफ़ी न्यूज़ में रही है और मेरे हिसाब से इस पर एक PYQ भी है। इसका बॉर्डर कैस्पियन सी से भी लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सी के अराउंड बॉर्डर्स पूछते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पर्शियन गल्फ से तो इसका लगता ही है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज, यू नो दैट, आप देख सकते हो। तो लेक उर्मिया, एलब्रूज माउंटेन्स, जैगरोज माउंटेन्स, और इसकी PDF मैंने अपलोड कर दिया, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और डेजर्ट्स दस्ते लत और दस्ते कबीर। वाटर बॉडीज़ कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हरमूज। 2 सिटी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक है कौम, दूसरी है मशाद। क्योंकि जो हज, बिकॉज 2 सेक्ट्स हैं इस्लाम में, एक शिया और एक सुन्नी। तो जो शिया हैं वो हज नहीं जाते, मक्का नहीं जाते, और जो सुन्नी है वो मक्का जाते हैं हज के लिए। तो जो शिया हैं वो ईरान जाते हैं, ईरान की सिटी में, वहाँ पे जाके हज अपना पूरा करते हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से रिसेंटली हमारा वीज़ा फ्री एंट्री भी हुई है इंडियंस की इन ईरान। और ये पेपर में IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIO वाले ऑफिसर के एग्ज़ाम में Tier 1 में क्वेश्चन आया था। तो ये याद रखिएगा। ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल अनवेल की है। ये साइंस एंड टेक का पोर्शन है, एक बार पढ़ लीजिएगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं। विच कैन गेट थ्रू द स्पीड ऑफ 5 माक, यानी साउंड की 5 गुना ज़्यादा स्पीड से जा सके, वो हाइपरसोनिक कहलाती है। और थोड़ा सा इसका बेसिक भी समझ लीजिएगा। दूसरा है ओमान भी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ इट्स पोर्ट सिटी दुक्म। और इसके अंदर एक और डेजर्ट है जिसका नाम है रुब अल खली डेजर्ट। ये ओमान और सऊदी अरेबिया के बीच में ही आ जाता है, इस वजह से ट्रांजिशन एरिया है, तो ये याद रखिएगा। और एक गल्फ़ ऑफ मसीरा है, वो ओमान के पास है। बस 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ओमान से रिलेटेड, और हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं विद ओमान और काफ़ी समय से। सो इट इज़ अ फ्रेंडली कंट्री। तीसरा है इंडोनेशिया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शंस हुए हैं, जहाँ पे कोई बड़ी लैंडस्लाइड आई है या कोई लेक में इम्पॉर्टेंट कोई इशू हुए हैं, इन्वायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफ हुआ है, वो हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका में
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जहाँ ज़्यादातर मिलिट्री कूप या फिर ड्रॉट वगैरह आया हो या फेमाइन आई हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप ये एक इंडोनेशिया का एक वॉल्केनो है जो इरप्ट हुआ है, इसका नाम है करकटाऊ वॉल्केनो। ये सुमत्रान आइलैंड्स के पास है। ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप, रेड डॉट बनी हुई है इंडोनेशिया में, और इसकी लोकेशन और एग्जैक्ट मैं ये बता देता हूँ, सुंडा स्ट्रेट के पास है। ये एक काल्डेरा वॉल्केनो यानी स्ट्रेटो वॉल्केनो है। वॉल्केनो के टाइप्स समझ लीजिए। एक ये कन्फ्यूजन होता है कई लोगों को कि ये विस्कस क्या है, विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन। अगर लावा थिक है तो नॉर्मल सी बात है कि वो ज़्यादा दूर बह के नहीं जाएगा, और जो लावा कम विस्कस है यानी कम थिक है यानी कि पतला है, वो बह के जाएगा। इसी वजह से शील्ड वॉल्केनो कम विस्कस वाले लावा में बनते हैं, और जो लावा कंपोजिट वॉल्केनो होते हैं वो कम उनका लावा बहता है ऑन द सरफेस। इस वजह से वो थोड़े सिलेंडर यानी कि ऊपर कोन वर्टिकली ऊंचे होते हैं। वो आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं अलग अलग कंपोजिट वॉल्केनो जिनका वेरी विस्कस यानी कि काफ़ी थिक लावा होता है। माउंट फूजी जापान में, जो स्ट्रेटो वॉल्केनो है वो करकटाऊ, वो सेम यही है, वेरी विस्कस। ऐसे आप अलग अलग तरीके से इन्हें पढ़ सकते हो। सिंडर कोन वॉल्केनो, ये ज़्यादा विस्कस नहीं होते पर हॉट एंड सॉफ्ट होते हैं। इनका जो लावा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पतला होता है। और एक है लावा डोम, ये बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, इसी वजह से डोम बनेगी क्योंकि ये बह के ऊपर नहीं जाएगा। इस वजह से इसे विस्कोसिटी से याद रखिएगा। बसाल्टिक और एसिडिक लावा भी होता है, वो एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा ज्योग्राफी की बुक से। फिज़िकल ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर में समझाया हुआ है, मुश्किल से 3-4 लाइनों में आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें इतना कुछ टफ है नहीं। नेक्स्ट है लेक विक्टोरिया। इससे इंडिया से रिलेटेड एक न्यूज़ है, और लेक विक्टोरिया में रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। मेरा पर आपसे एक क्वेश्चन है, मैं कम से कम 4 से 5 लेक्चर से हर बार लेक विक्टोरिया कवर करता हूँ। अब आप मुझे बताओगे कि ये जो विक्टोरिया से नाइल रिवर निकलती है, कौन सी नाइल है, ब्लू नाइल की वाइट नाइल, ये आप बताओगे। और प्लीज़ कमेंट्स में करके आप बताना, मैं हार्ट दे दूँगा तो सबको पता चल जाएगा कौन सा सही है, क्योंकि मैं 5 बार बता चुका हूँ। अब इसके बॉर्डर्स देख लेते हैं कौन कौन सी कंट्री से मिलते हैं। विक्टोरिया दुनिया की सबसे बड़ी लेक में से एक है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी लेक है फ्रेश वाटर, और अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है। युगांडा से इसके बॉर्डर लगते हैं, केनिया से और तंजानिया से। इंडिया के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने तंजानिया के नेशनल मैनेजमेंट काउंसिल के साथ मिलके इसके रिस्टोरेशन के लिए काम किया है, तो ये याद रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया हैव स्टार्टेड वर्किंग विद नेशनल मैनेजमेंट काउंसिल ऑफ तंजानिया फॉर विच लेक रिस्टोरेशन। अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से मैंने ये कवर किया है। और आप मुझे बताओगे कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट किस मिनिस्ट्री में है, क्योंकि थोड़ा सा हम इंटरैक्टिव रखते हैं सेशन को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पून फीडिंग के चक्कर में मैं बता के चला जाऊँगा, आपको चीज़ें कुछ समय तक याद रहेंगी, फिर आप दोबारा देखोगे नहीं। पर अगर आप अभी निकाल के फ़ोन, जैसे मैं ये लेक्चर ख़त्म करूँ उसके बाद आप कवर कर लो और सर्च कर लो, तो आपको मेरे हिसाब से हमेशा याद रहेगा। जस्ट अ सेकेंड, ये बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही। नाउ आई थिंक इट वुड बी फाइन। नेक्स्ट है कोमोरोज। कोमोरोज एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर हमारा INS त्रिशूल गया था, तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोमोरोज ये इंडियन ओशियन में है, मैडागास्कर के पास, यहाँ देख पा रहे हो आप रेड डॉट पे, बस नाम ही काफ़ी है। ये एक तलवार क्लास का फ्रिगेट है। वॉरशिप्स हमारे यहाँ कितने टाइप के होते हैं वो भी नीचे लिखा हुआ है। ये INS त्रिशूल गया था, ये याद रखिएगा। कितने टाइप के वॉरशिप्स होते हैं और हमारे पास कितने टाइप के, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, रिसेंटली हमने कमीशन किया है, आप नाम बताओगे उसका। दूसरे क्रूज़र्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट होते हैं, यही है INS त्रिशूल। फिर कॉर्वेट्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स होते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया में हमारे पास ये 6 टाइप के वॉरशिप्स हैं। अब आप गूगल करिएगा इसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे पास किस किस नाम के हैं, किसने बनाया है, ऐसे ही क्रूज़र्स कितने हैं,
डिस्ट्रॉयर्स कितने हैं और किस किस क्लास के हैं, कुछ दिल्ली क्लास हैं, कुछ राजपूत क्लास हैं, अलग अलग विशाखापट्टनम क्लास हैं, तो ये अलग अलग याद रखिएगा। एक बार आप बाईजूस या किसी भी वेबसाइट पे जाके गूगल पे सर्च कर लोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट, जस्ट स्किम इट फॉर वंस, इट विल जस्ट टेक यू 5 to 6 मिनट्स, पर चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अब डिफेंस से क्वेश्चन आने लगे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का क्वेश्चन आया था, S-400 का क्वेश्चन आया था 2023 में, सो अब हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेनेगल। सेनेगल में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, मैंने कहा था कि ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2023 में क्वेश्चंस हैं अंगोला पे। सो बिकॉज ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इस वजह से सेनेगल एक वेस्टर्न साइड की सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, और इसमें एक फेमस रिवर है जिसका नाम है गैम्बिया रिवर, बस उतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट नाइजीरिया के प्रेसिडेंट की सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग, तो उस वजह से ये न्यूज़ में था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये लेक चैड यहाँ पे है। चैड से आप याद रख पा रहे होगे कि चैड कंट्री भी यहीं होगी। फिर नाइजर, टोगो, बेनिन, घाना। अब एक कंट्री है जहाँ पे आइवरी का काफ़ी ज़्यादा इलीगल ट्रेड होता था, उसका नाम उसी से रिलेटेड है, आप मुझे लिख के बताओगे क्या नाम है। तो काइंज रिजर्वायर याद रखिएगा, नाइजर रिवर ये याद होगा आपको, लेक चैड याद रखिएगा, और पोर्ट हरकोट। नेक्स्ट है सर्बिया। सर्बिया थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ से कभी भी प्रेसिडेंट गए नहीं थे विजिट पर सर्बिया में। फर्स्ट टाइम ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गई हैं सर्बिया, और वहाँ के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर से मिली हैं। सो इस वजह से सर्बिया न्यूज़ में है, और इसके बॉर्डर रिलेटेड, क्योंकि ये पुराना चेकोस्लोवाकिया है, यूगोस्लाविया है, चेकोस्लोवाकिया तो सीजेक रिपब्लिक है। तो ये याद रखिएगा कि ये 3-4 कंट्रीज से मिलके बनता था। तो सर्बिया से किस किस की बॉर्डर लगती है? क्रोशिया की एड्रियाटिक सी से लगती है, ये याद रखिए, यहाँ पे सर्बिया की भी बॉर्डर है। बोस्निया की, रोमेनिया, हंगरी, बुल्गारिया, स्कॉप्जे, फॉर्मर यूगोस्लाविक रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, ये तो मैसेडोनिया की है। फिर उसके बाद ग्रीसी है, ये तो अल्बानिया। ये 4-5 कंट्रीज़ हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट फिज़िकल फीचर्स हैं जैसे कि बाल्कन माउंटेंस और दिनारिक एल्प्स। एल्प्स तो स्विट्ज़रलैंड वाले एरिया में है, ये दिनारिक एल्प्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये पेनोनियन प्लेन्स हैं, ये सर्बिया के अंदर आते हैं। और सर्बिया फाउंडिंग मेंबर्स है नॉन अलाइन मूवमेंट का, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एक छोटी सी कंट्री है बेलेज नाम से। ये जो पोर्शन है ये सेंट्रल अमेरिका है, यानी नॉर्थ अमेरिका के बाद जो ट्रांजिशन एरिया मिलता है जहाँ पे पनामा कैनाल वगैरह है, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, इन सब कंट्रीज़ में, वहीं पे एक बेलेज सिटी है, बेलेज कंट्री है। ये WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित की गई है, इस वजह से ये न्यूज़ में। तो बेलेज कहाँ है, हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इस वजह से ये मैंने यहाँ पे बता दिया। और ये इसका फिजिकल फीचर है कि एक युकाटन पेनिनसुला है मैक्सिको से लग के, उसी से जुड़ी हुई जगह पे ये बेलेज नाम की कंट्री है, विच इज़ नाउ मलेरिया फ्री बाय WHO। नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया। पहला है उल रिवर। उल रिवर पे एक्चुअली एक थोड़ा सा पंजाब और हिमाचल का इशू हो गया है, और ये रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्यास नदी की। अब आप मुझे बताओगे कि ब्यास नदी कहाँ से होती है उत्पन्न, ओरिजिन कहाँ से है, और ये मिलती कहाँ पर है जाके, और किस नदी से मिलती है। 1 सेकंड का सर्च है, बट चीज़ें फिर हम भूलते नहीं हैं आसानी से। हमारे पेरेंट्स हमेशा से कहते थे कि आप जो पढ़ रहे हो उसे एक बार लिख के याद करा करो, आपको हमेशा याद रहेगा, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। फिर वही चीज़ हम कोई फैंसी सी बुक में पढ़ते हैं तो देखिए कितना बढ़िया समझाया है कि आप लिख के पढ़ोगे। फिर येल यूनिवर्सिटी की स्टडी हुई थी, फिर उससे पता चला कि लिख के पढ़ने से बहुत अच्छे से याद होता है, वो हम 1 सेकंड में मान लेते हैं। तो हूल रिवर हिमाचल प्रदेश में, इस पे जो डैम बन रहा है उसको लेके पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में इशू हुआ है। इस डैम का नाम है शनान डैम। ये 110 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में है। मंडी ज़िले में आपने अभी रिसेंटली क्लाउड बस्ट के बारे में भी सुना होगा लास्ट ईयर, वो भी। तो
उल रिवर याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जगन्नाथ टेम्पल की रथ यात्रा न्यूज़ में थी, तो जगन्नाथ टेम्पल की जो रथ यात्रा है, क्या वो यूनेस्को कल्चरल इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है या नहीं है? और रामलीला भी। इसके एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिएगा कि कैसे होता है यूनेस्को में सिलेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब सुपर सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट। लोथल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया है गुजरात में, ये फर्स्ट है। एक्चुअली में ये जो पिक्चर है इसका क्रेडिट जाता है स्टडी IQ को, मैंने उनके वेबसाइट से लिए, सो नो डाउट अबाउट इट कि इससे बहुत अच्छे से समझ में आया है चीज़ें। तो ये जिसलिए मैरीटाइम हेरिटेज इसलिए बनाया गया है कि हम अपना मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा पाएँ कि हमारी हिस्ट्री कितनी डाइवर्स और कितनी रिच थी इन टर्म्स ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री और मैरीटाइम ट्रेड, इन सब से रिलेटेड, क्योंकि उस समय भी मतलब आज से 4,500-5,000 साल पहले भी हमारे ओवरसीज़ ट्रेड रिलेशंस थे विद कंट्रीज़ जो इतनी दूर हैं, यूरोप में, रोम ऐसी जगह पे। तो वो चीज़ दिखाने के लिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, और ये लोथल गुजरात में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। द सिटी ऑफ लोथल वॉज लोकेटेड इन गुजरात नियर द गल्फ ऑफ खम्बात ऑन भोगवा रिवर, रिवर भी याद रखिएगा, भोगवा रिवर, क्योंकि हम ये याद करते हैं इंडस IVC के बारे में जो हम पढ़ते हैं, इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन, यहाँ पर एक नेचुरल आर्च मिला है। आर्च क्या होता है? आर्च इज़ लाइक दिस, ये मैं बना क्यों रहा हूँ, इमेज मेरे पास है, मैं तो ये आर्च होता है, ये इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल आर्च है, और इसे इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल आर्च और जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट कैसे घोषित करते हैं वो एक बार देख लेते हैं पहले। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल आर्च है। इसके अलावा 2 आर्च और हैं इंडिया में, एक है तिरुमाला हिल्स यानी तिरुपति कर्नाटक में, और एक है अंडमान एंड निकोबार में। ये जो आर्च है ये उड़ीसा की एक कनिका रेंज है इन सुंदरगढ़ रीजन, और ये जो आर्च बना हुआ है ये एक सैंडस्टोन का बना हुआ है जिसका नाम है फेरोगेनस सैंडस्टोन। इसकी लेंथ यानी कि लंबाई है इसकी 30 मीटर और हाइट है इसकी 12 मीटर। जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट कैसे घोषित करते हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स होने चाहिए, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होने चाहिए, मिनरोलॉजिकल फीचर्स होने चाहिए, और पेलियोंटोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। पेलियोंटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट, उर्वाकल्लू आंध्र प्रदेश में एक विलेज है, यहाँ पर मीज़ोलिथिक पेंटिंग्स मिली हैं जैसे भीमबेटका में मिलती हैं इन MP, तो इस वजह से ये न्यूज़ में हो जाता है। ये जो इमेज है ये कल्टीवेटिंग, आपको ये हल टाइप का दिख रहा होगा जो खेती करने के लिए यूज़ करते हैं, प्लो, जिसे प्लो कहते हैं। ये जो बनी हुई है ये काओलिन रेड ऑकरे पिगमेंट्स की बनी हुई हैं। मेसोलिथिक पीरियड 12,000 से 10,000 BC के आसपास था। स्टोन टूल्स जो इसमें यूज़ होते थे वो माइक्रोलिथ्स थे। ये इमेजेस आप देख पा रहे हो स्टोन के ऊपर। थिरुवावदुथुराई मठ, सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, इन्होंने हैंड ओवर किया था ऑनरेबल PM साहब को सेनेगल, क्योंकि ये तमिलनाडु जो हम सेनेगल जैसे हम कहते हैं वो तमिलनाडु के एरिया में जब चोल एम्पायर शासन करता था उस उनके समय से ये चलता आ रहा है। ये सेनेगल एक शब्द से बना है जो तमिल वर्ड है जिसका नाम है सेमाई। सेमाई का मतलब है राइटियसनेस यानी कि सही कर्तव्य। एक्चुअली में जब हम इंडिपेंडेंस हमारा हो रहा था, वी आर गेटिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश, तो उसके समय जवाहरलाल नेहरू एक सेरेमनी चाहते थे कि ऐसा ऑफिशियली एक सेरेमनी टाइप की हो जिससे समझ में आ जाए पूरी दुनिया को कि अब जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो पूरी तरीके से इंडियन हैंड्स में आ चुका है। तो उसके लिए उन्होंने राजा जी यानी कि अवर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि चोल साम्राज्य में ऐसे सत्ता संभालने के लिए एक सेरेमनी होती थी
अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। तब जाके ये सेनेगल की प्रथा स्टार्ट हुई। तो वही सेनेगल की प्रथा ये ऑनरेबल पीएम साहब ने की है इन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का नाम क्या रखा है ये आप बताइए। तो इस वजह से सेनेगल का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। तो दैट्स इट, 20 मिनट में कवर हो गई आपकी 1 महीने की प्लेसेस एंड न्यूज़। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं और सबसे मेरे हिसाब से ये लो हैंगिंग फ्रूट है, पर हम ध्यान नहीं देते इस पर, क्योंकि हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से बाहर ही नहीं निकल पाते। एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं देते, साइंस एंड टेक पे ध्यान नहीं देते, प्लेसेस एंड न्यूज़ पे ध्यान नहीं देते, जोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इससे बाहर हम निकलते ही नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता। और जबकि अब आज के समय पे सारे सब्जेक्ट्स का सिग्निफिकेंस बराबर हो चुका है। अब आपके टास्क क्या हैं? अभी ये लेक्चर बंद मत करना, पहले ये सुन लो। अब आपके टास्क हैं कि वॉरशिप्स के बारे में एक बार यहीं पे बैठे हुए राइट नाउ बिना उठे पढ़ लो, सर्च कर लो कि वॉरशिप्स इंडिया में कौन कौन से हैं, कॉर्वेट्स हैं, कॉर्वेट्स कितनी टाइप की हैं, कितनी कॉर्वेट्स हैं, क्लास कौन सी है। मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, पूरा एक लिस्ट एक बार स्किम कर लो। यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है उसमें, रामलीला है उसमें या नहीं है, ये पता कर लीजिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो विक्टोरिया लेक के रिस्टोरेशन के लिए कोलैबोरेशन हुआ है तंजानिया से। लेक विक्टोरिया से कौन सी नाइल ओरिजिन होती है, 5 लेक्चर्स में बता चुका हूँ, कोई भी कमेंट कर सकता है। आई विल गिव हिम अ हार्ट और वो टैग कर दूंगा मैं। डू इट राइट नाउ, जस्ट गिव 5 मिनट्स मोर। ये इनवैल्यूएबल है, क्योंकि अगर आप अभी 5 मिनट दे दोगे तो वो भूलोगे नहीं। अब मैं 100 बार बोल चुका हूँ, मैं अगले 100 बार फिर से बोलूँगा। सो थैंक यू फॉर द टाइम एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड आई होप कि आपको मज़ा आ रहा है करने में, और प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। जय हिंद।